अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम तलबा और तालिबात का आज के ऑनलाइन क्लास में खैर मक़द्दम करती हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम पिछले सबक का खुलासा पेश कर रहे हैं। गौर समात फरमाएं। बेहतरीन फ़ैसला यूनिट 1 का खुलासा। एक बार मक्के में बहुत ज़ोर का सैलाब आया, जिसकी वजह से मक्के वाले परेशान थे। खाना काबा भी सैलाब की जद में आ गया, दीवारें गिर पड़ी और इनके साथ हजर अस्वद भी अपनी जगह से निकलकर ज़मीन पर गिर गया। अज़ीज़ तलबा, हम पिछले सबक का खुलासा पेश कर रहे हैं। बगौर समात फरमाएं। बेहतरीन फ़ैसला यूनिट 1 का खुलासा। एक बार मक्के में बहुत ज़ोर का सैलाब आया, जिसकी वजह से मक्के वाले परेशान थे। खाना काबा भी सैलाब की जद में आ गया, दीवारें गिर पड़ी और इसके साथ हजर अस्वद भी अपनी जगह से निकलकर ज़मीन पर गिर गया। अरब के लोग बुत परस्ती के बेपनाह शौकीन और बेइंतहा अक़ीदत के बावजूद बैतुल्लाह के एहतराम से इनके दिलो दिमाग कभी खाली नहीं हुए। कबीले वालों ने निहायत दिलचस्पी और जोश व अक़ीदत के साथ काबे की तामीरी काम में हिस्सा लिया। काबे के तामीरी काम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया। जब काबे की दीवारें उड़ गईं तो हजर अस्वद लगाने का सवाल दरपेश हुआ। हर शख्स चाहता था कि इस मुक़द्दस पत्थर को लगाने का शर्फ इसके कबीले को मिले। हर कबीला अपनी अपनी तफख्खुर और बहादुरी की दास्तानें छेड़ने लगा। अब्राहा के हाथियों के लश्कर का जिक्र किया, दूसरे ने हर्ब फुजार का, और लोगों में जोश बढ़ता ही जा रहा था। बाज़ मंचलों ने अरब के दस्तूर के मुताबिक खून में अपनी उंगलियां डुबो ली। ये इस बात का अहद था, या तो हम काबे की दीवार में संग अस्वद नस्ब करके रहेंगे या लड़कर अपनी जान दे देंगे। इसका फैसला तलवार करेगी। जिसमें ताकत होगी वही इस शर्फ को हासिल करेगा। उम्मीद करती हूँ हमारे गुज़िश्ता क्लास में हमने यहाँ तक फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। इसका खुलासा मैंने आपको सुनाया है। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे। सबक शुरू करने से पहले सबक में आने वाले चंद मुश्किल अल्फाज के मानी बतला देती हूँ, आप इसे याद कर लें। अल्फाज क्या है? शिकस्ते फाश की क्या माने हैं? रुस्वा कुन शिकस्त। खाक में मिलना, खाक में मिलने के क्या माने हैं? ये एक मुहावरा है। जब हम सरगर्मियों की तरफ जाएंगे तो मुहावरे के बारे में, मुहावरा क्या है आपको मैं बताऊंगी। इसके माने क्या है? बेइज्जत होना, बर्बाद होना। खून में उंगलियां डुबोना, इसका मतलब ये भी मुहावरा है। अरब के बाशिंदे कसम खाते वक्त ऐसा कहते थे, तू मैं होना। क्या है ये? तू मैं होना। इसका मतलब ये भी मुहावरा है, लड़ाई होना। मुअम्मर के माने हैं उम्र रसीदा, यानी बूढ़ा। हर में मुक़द्दस, अब सबको तो मालूम है काबतुल्लाह की सरजमीन को क्या कहते हैं? हर में मुक़द्दस कहते हैं। लाला जार, इसके माने सुर्ख हो जाना। हकम, पंच या सरपंच। खाजी यानी फैसला करने वाला। मुनसिफ, बगैर चुंग ओ चरा, बगैर किसी हेलो हुज्जत या इनकार के। पांच से मालूम है आपको चिट्टियां खुर्रा अंदाजी के लिए इस्तेमाल होने वाला कब। मसावी के क्या माने हैं? मसावी के माने हैं बराबर, यानी एक सान।
देखिए आज हम बेहतरीन फैसला वाक़या तनसीब हजर अस्वद का दूसरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी किताबें उठा लें। सबक नंबर 2 पेज नंबर 6। खुलासे में आपने पढ़ा था कि ये एक दूसरे ने तलवारें उठा ली थी। आगे देखते हैं क्या होता है। 4 दिन तक इसी बात पर तू मैं होती रही। 5वें दिन अबू उमिया बिन मुगीरा ने, जो कुरैश के सबसे ज्यादा मुअम्मिर शख्स थे, कहा। देखो मैंने एक मुनासिब तस्वीर बताने की कोशिश की है। एक उम्र रसीदा या बूढ़ा शख्स जो मुखातिब है लोगों से, ऐ नादानो, इतने बेखाबू क्यों होते जाते हो? क्या हरम मुक़द्दस की ज़मीन को खून से लालाजार बनाने का इरादा है? यहाँ तलवार चल गई तो फिर रुकेगी नहीं, सदियों तक चलती रहेगी। मैं कहता हूँ कि हर बात और हर मसले का हल तलवार ही से नहीं हुआ करता, इसकी दूसरी सूरतें भी मुमकिन हैं। देखिए एक अक्लमंद शख्स, उन्होंने क्या कहा? ऐ नादानो, यानी नादान इंसान, हर बात का फैसला तलवार से नहीं होता। हर बात का फैसला क्या लड़ाई झगड़े से नहीं होता। कुछ फैसले एक दूसरे से बातचीत करने से भी मसले हल हो सकते हैं। देखें उन्होंने क्या फैसला सुनाया है। इस पर सब बोल उठे, अच्छा साहब आप ही कोई तदबीर बताइए कि हम क्या करें। देखिए ये भी एक मुनासिब तस्वीर है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ कि तमाम कुरैश ने मिलकर ये फैसला किया कि, मैंने एक काबतुल्लाह की तस्वीर दिखाई है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है काबतुल्लाह। इस पर सब ने हामी भर ली। शाम हुई, फिर रात, और फिर इसके बाद सुबह की सफ़ेदी नमूदार हुई। लोगों ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्त अब्दुल्लाह सबसे पहले काबे में दाखिल हो रहे हैं। आपने एक ज़बान होकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे मसले को हल फरमाएं। तो क्या हुआ? ये 5वें दिन की बात थी, शाम को ये बात हुई थी। 6ठे दिन सुबह क्या हुआ? सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दाखिल हुए तो तमाम कबीले के लोग आपके पास आ गए और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे मसले को हल फरमाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की फर्श पर अपनी चादर मुबारक बिछा दी। कुरैश से एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि ना जाने चादर बिछाने में क्या मसलहत पोशीदा है। उन्होंने सोचा कि इस पर पान से डालकर खुर्रा निकाला जाएगा या इस चादर के जरिए किसी मुश्किल वर्जिश के लिए हुक्म होगा। जो इसमें कामयाब हो जाएगा वही संग अस्वद नस्ब करेगा। देखें क्या होता है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। आपने अपनी चादर मुबारक उठाई, ज़मीन पर बिछो दे। इतने में कुरैश परेशान थे, एक दूसरे से बात करने लगी कि ये क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर बिछा रहे हैं, इस पर क्या होगा? हो सकता है कि वो खुर्रा यानी चिट्टियाँ डालकर किसी एक चिट्ठी उठाएंगे, किस कबीले का शख्स का नाम आएगा, वही कबीले को इसका शर्फ हासिल होगा कि वह संग अस्वद नस्ब करे, या इस पर कोई वर्जिश होगी जो इसमें कामयाब होगा वही शख्स क्या करेगा? संग अस्वद नस्ब करेगा। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से संगे अस्वद उठाकर अपनी चादर पर रख दिया और फरमाया, तमाम कबीले में से एक एक फर्द इस चादर को थाम ले ताकि हजर अस्वद की तनसीब का शर्फ तमाम कबीले में मसावी तौर पर तकसीम हो जाए। ये बात सुनकर हर कबीले का एक एक आदमी आगे बढ़ा, बखुशी चादर थाम कर इसे ऊपर उठाए और मिलजुल कर खाने काबा की दीवार में हजर अस्वद को नस्ब कर दिया। क्या हुआ? देखिए तमाम कबीले से एक एक शख्स आगे बढ़े, सब ने मिलकर हजर अस्वद को उठाया, खाने काबा की दीवार में हजर अस्वद को नस्ब कर दिया। देखो मैं ये एक तस्वीर बता रही हूँ जहाँ हजर अस्वद काबतुल्लाह की दीवार पर नस्ब है। ठीक है, देखिए कबीले वालों में जोश कैसे, उसके बाद खुशी का इजहार उन्होंने कैसे किया। तमाम कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दानिशमंदाना बेहतरीन फैसले से बहुत खुश हुए कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत तनसीब हजर अस्वद की सादत नसीब हुई। देखिए मैंने एक मंजर पेश किया है, यानी लोगों की खुशी का इजहार किस तरह हुआ।
تمام لوگ بہت خوش ہوئے. کیوں خوش ہوئے؟ یعنی ہر قبیلے کے ایک ایک شخص کو تنصیب حجر اسود کی سعادت نصیب ہوئی. ٹھیک ہے، دیکھو یہ تھا دوسرا یونٹ، بہترین فیصلہ. سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. اب ہم سبق کے مشق اور قواعد کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو وہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں سوال جواب کی طرف. درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. پہلا سوال، ابو امیہ بن مغیرہ کون تھے؟ ابو امیہ بن مغیرہ عرب کے مشہور قبیلہ قریش کے معمر شخص تھے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے پاس کاپی ہوگی، آپ یہ جواب نوٹ کر لیجئے. دوسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش پر چادر کیوں بچھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اس لیے بچھائی تاکہ حجر اسود کی تنصیب کا شرف سب کو حاصل ہو. تیسرا سوال، حجر اسود نصب کرنے کی تجویز یہ تھی کہ تمام قبائل کے لوگ چادر کو تھام کر خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرتے. حجر اسود کس نے نصب کیا؟ دیکھیے آگے کا سوال، تمام قبیلے کے لوگوں نے مل جھل کر خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ یہ تھے مختصر جواب. اب ہم تفصیلی جواب کی طرف چلتے ہیں. ان کے تفصیلی جواب لکھیے. حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ کیوں کر حل ہوا؟ کیسے حل ہوا یہ مسئلہ؟ حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ تھا. کیوں یہ بڑا مسئلہ تھا؟ 5 دن تک حل نہیں ہو سکا. حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دانشمندانہ طریقے سے اس طرح حل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش پر اپنی چادر مبارک بچھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود کو اس چادر پر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس چادر کو تھام لے تاکہ تمام قبائل کو حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف حاصل ہو. چنانچہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آگے بڑھا اور بخوشی چادر کو تھاما. سب نے مل جھل کر حجر اسود کو نصب کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تھا دوسرا سوال. اب آگے بڑھتے ہیں. متن کے حوالے سے ان جملوں کی وضاحت کیجیے. گزشتہ کلاس میں نے کہا تھا متن کے حوالے سے مطلب 3 جملوں میں جواب چاہیے. پہلا، یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے؟ دوسرا، اس جملے کو کس نے کہا؟ تیسرا، یہ جملہ کب کہا گیا تھا؟ اسی لیے اس وقت میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے اس کو 3 سینٹنسز میں لکھا ہے. دیکھیے، پہلا، ہر بات اور ہر مسئلے کا حل تلوار ہی سے نہیں ہوا کرتا. پہلا پوائنٹ، یہ جملہ بہترین فیصلہ سبق سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ دیکھیے، یہ جملہ قبیلہ قریش کے معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے اس وقت کہا تھا. کب کہا تھا؟ تیسرا جواب، جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملے میں تو میں ہونے لگی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے میں نے اس بار 3 سینٹنسز میں الگ الگ لکھا ہے، یعنی 3 جملوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. اس سوال کا بھی جواب وہی ہے. جو شخص کل صبح سب سے پہلے داخل ہو اسی کو حاکم مان لیا جائے. اس کا بھی جواب پہلے والا جواب ہی ہے. دیکھیے جواب میں کیا ہے. آگے کا سوال تیسرا، جو فیصلہ صادر کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چون و چرا کے مان لے. یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے؟ یہ جملہ بہترین فیصلہ سبق سے لیا گیا ہے. کس نے کہا یہ جملے کو؟ 5ویں دن یہ جملہ کہا گیا تھا. کس نے کہا تھا یہ جملے کو؟ قبیلہ قریش کے معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے اس وقت کہا تھا. کب کہا تھا؟ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ
5 दिन तक हल होता नजर नहीं आया, तो आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा था। समझ में आई आपको ये बात? यानी आपको सेंटेंस को पहले समझना चाहिए कि ये जुमला कब कहा गया था, किसने कहा था, तो आपको लिखने में क्या है, आसानी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आप ही हमारे मसले को हल फरमाइए। आपने सुना है, जब मैंने सबक पढ़ा था आपने सुना, आप ही हमारे मसले को हल फरमाइए। अब आप बताइए ये जुमला किस सबक से लिया गया है? ये जुमला बेहतरीन फैसला सबक से लिया गया है। ठीक, वेरी गुड। दूसरा किसने कहा? ये जुमला हजरत अस्वद की तनसीफ के एक मजमुए के लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। किसने कहा? ये जुमला हजरत अस्वद की तनसीब के बाद मजमुए के लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। कब कहा था? उस वक्त कहा जब छठे दिन सबसे पहले खाना काबा में कौन तशरीफ लाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। समझ गए आप? आपको सेंटेंस को पहले समझ लेना चाहिए। एक तो कौन से सबक से लिया गया है, दूसरे किसने कहा है, तीसरा किस वक्त और कहा गया था। उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अजीज बच्चों, अभी तक हमने इबारत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए। आइए अब क़वायद को चंद सरगर्मियों के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं। आज के सबक की सरगर्मी मुहावरे के बारे में है। सवाल, मुहावरा किसे कहते हैं? क्या है? मुहावरा किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ जिसके असली माने के बजाय मुरादी मानी लिए जाएं, वो मुहावरा कहलाता है। आपने कई मुहावरे सुने होंगे। देखिए और एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए, आप लिख लीजिए। मुहावरा किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ जिसके असली माने के बजाय मुरादी माने लिए जाएं, वो मुहावरा कहलाता है। चलिए मैं चंद एग्जाम्पल्स बताती हूँ आपको, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये क्या है? क्या नजर आ रहा है आपको? ये खूबसूरत सी चिड़िया नजर आ रही है। ये चिड़िया किससे बनी है पता चल रहा है? ये चिड़िया सोने से बनी है। तो ये क्या हुआ? सोने की चिड़िया। ये क्या है? ये एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब है? सोने की चिड़िया का मतलब बहुत ज्यादा मालदार। ये मुहावरा हुआ। सोने की चिड़िया ये मुहावरा हुआ और इसके माने क्या है? बहुत ज्यादा मालदार। आपको ये एक बात याद कर लेनी चाहिए कि अगर जब हम मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे के मानी जुमलों में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मुहावरे को खुद जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, हिंदुस्तान किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है? उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या इस्तेमाल किया है? क्या हमने मानी इस्तेमाल की है? नहीं, हमने मुहावरे को खुद सोने की चिड़िया एक जुमले में इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आप ये लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं। आपको दो तस्वीर नजर आ रहे हैं। एक तो क्या है? हिरन की तस्वीर है, दूसरी एक चूंटी। पहले हिरन के बारे में पढ़ते हैं। क्या अंदाज में है ये हिरन? मालूम हो रहा है? हिरन कैसी लग रही है आपको? चौकन्ना लग रही है। कैसे पता चल रहा है कि वो चौकन्ना है? क्योंकि उसके कान खड़े हुए हैं। कान खड़े होना ये भी एक मुहावरा है। कब यह जानवरों के कान खड़े होते हैं? जब वो होशियार या चौकन्ना हो जाते हैं। ठीक है? कान खड़े होना ये एक मुहावरा है। उसका मतलब क्या है? होशियार या चौकन्ना हो जाना। इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तुम्हारी बातों से मेरे कान खड़े हो गए। दूसरा देखिए, आपको क्या दिख रहा है? ये एक चूंटी है। कोई फर्क नजर आ रहा है आपको चूंटी में? इस चूंटी के पर लिख रहे हैं
हमेशा हम तो चूंटी को पर नहीं देखते, कभी कभार चूंटियों को पर आते हैं। चूंटी के पर निकलना, यह भी एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब है? चूंटी के पर निकलना, तबाही या मौताना। आपने तो सुना होगा, अगर का ओ चूंटी के पर निकल आए, इसका क्या मतलब है? चूंटी जब मरने के करीब आती है तो उसके पर निकल आते हैं। चूंटी जब मरने के करीब आती है तो इसके पर निकल आते हैं। इसको कहते हैं चूंटी के पर निकलना। ये एक मुहावरा है। देखिए आगे और कुछ मिसालें पेश कर रही हूं। इन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खाक में मिलना, इसकी माने क्या है? बर्बाद होना। वहां ते एक्स्ट्रा हो गया है। खाक में मिल जाना, यह मुहावरा इस्तेमाल कीजिए और एक सेंटेंस बनाइए। मैंने एक सेंटेंस बनाया है, देखिए। फख्र और तकब्बुर इंसान को खाक में मिला देता है। सेंटेंस तो बहुत अच्छा है, इस पर अमल करना भी जरूरी है। दूसरा मुहावरा देखिए, पेश पेश रहना। इसके क्या माने हैं? पेश पेश रहना, सबसे आगे। आपको कब सबसे आगे रहना चाहिए? अच्छे कामों में आगे रहना चाहिए। वालिदैन की खिदमत में पेश पेश रहना चाहिए। खेल कूद में पेश पेश रहना चाहिए। अब जो भी चाहे आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, एक जुमला बना सकते हैं। अभी हमने लेसन में पढ़ा था तू मैं होना। उम्मीद करती हूं ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तू मैं का मतलब लड़ाई होना। हमें आपस में तू मैं नहीं करनी चाहिए। हमें आपस में तू मैं नहीं करना चाहिए। यानी भाइयों बहनों को आपस में तू मैं नहीं करना चाहिए। चूं ओ चरा करना, क्या माने है इसके? बगैर किसी हेल व हुज्जत या इनकार के अच्छी और सही बात को बगैर चूं चरा के मान लेना चाहिए। चूं चरा को सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, यानी जुमले में इस्तेमाल किया गया है। नोट कर लीजिए आप ये सब मुहावरे। देखिए अब हम क़वायद की तरफ चलते हैं। हम आज गैर मुस्तक़िल कलमा किसे कहते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। गैर मुस्तक़िल कलमा इस कलमे को कहते हैं जो तन्हा कोई माने ना देता हो। ऐसे लफ्ज को गैर मुस्तक़िल कलमा कहते हैं। देखिए गैर मुस्तक़िल कलमा इस लफ्ज को कहते हैं जो तन्हा कोई माने ना देता हो। ऐसे लफ्ज को गैर मुस्तक़िल कलमा कहते हैं। मसलन क्या है? पर, ने, को, की, से वगैरह। और फरमाए पर, ने, को, की, से वगैरह, ये सब गैर मुस्तक़िल कलमे हैं। आपको इन कलमे से कोई मतलब मालूम हो रहा है? नहीं। अब आगे देखिए, गैर मुस्तक़िल कलमे की 4 किस्में हैं। हुर्फ़े रब्त, हुर्फ़े अतफ, हुर्फ़े तख़सीस, हुर्फ़े फुजाइया। आज हम हुर्फ़े रब्त और हुर्फ़े अतफ के बारे में पढ़ेंगे। हुर्फ़े रब्त की माने ताल्लुक़ मेल मिलाप के हैं। राब्त आप समझ ही सकते हैं, राब्ता करना, बातचीत करना। हुर्फ़े रब्त के माने ताल्लुक़ मेल मिलाप के हैं। हुर्फ़े रब्त से मुराद वो हुरूफ हैं जो 2 लफ्ज़ों को जोड़ने और एक दूसरे के ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। क्या है? हुर्फ़े रब्त से मुराद वो हुरूफ हैं जो 2 लफ्ज़ों को जोड़ने और दूसरे के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो दोनों इस्म हो या एक इस्म दूसरा फेल हो। मिसालें देख लीजिए आप। अहमद का घर, अहमद भी इसम है, घर भी इसम है। हुर्फ़े रब्त क्या है? का। नगमा की पेन, मस्जिद का दरवाजा, स्कूल का बोर्ड वगैरह। इसमें हुर्फ़े रब्त कौन से हैं? का, की। ये लफ्ज हुर्फ़े रब्त है। आगे देखिए, मिसालें देखिए। चाहे वो दोनों इसम हो या एक इसम या दूसरा फेल हो। फेल की क्या मानी? काम के मानी है। ये देखिए, महमूद किताब, ये डैश है। इसमें क्या आना चाहिए? गौर फरमाइए आप।
महमूद डैश किताब, महमूद की किताब। ठीक है, ये भी इसम है, ये भी इसम है, और ये क्या है? हुर्फे राब्त है। अब दूसरा देखिए, मदरसे लड़के, अब उसका जवाब क्या होगा? मदरसे के लड़के। अब देखिए तीसरा, रॉबर्ट बैटरी, फेल क्या है? चलते हैं, फेल क्या है? चलते हैं। तो इसमें क्या जवाब आएगा? रॉबर्ट बैटरी से चलते हैं। जो लफ्ज मैंने ये ब्लू कलर में लिखे हैं ये हुर्फे लाफ्त है, यानी ये दो लफ्जों को मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप ये नोट कर रहे हैं ना? हुर्फे राब्त की 4 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 4 किस्में हैं। अभी अभी आपने हुर्फे राब्त का मतलब समझा था, अब इसकी किस्में देखिए। हुर्फे इजाफी, हुर्फे फाली, हुर्फे मफूली, हुर्फे ज़र्फी। हम इजाफी और फाली के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हुर्फे इजाफी, इजाफा का क्या मतलब है? ज्यादा करना। वो हुरूफ जो लफ्जों में अजाफत का ताल्लुक कायम करे उसको क्या कहते हैं? हुर्फे इजाफी कहते हैं। अब देखिए महमूद डैश किताब, क्या है? नीचे अल्फाज दिए गए हैं, उसमें से चुनकर आपको लिखना है इस ब्रैकेट में से। रॉबर्ट फैक्ट्री, नारियल का तो जवाब आ ही गया है, दरख्त। अब देखिए महमूद की किताब, रॉबर्ट की फैक्ट्री, नारियल का दरख्त। समझ में आ गया आपको? अगर देखिए महमूद किताब कहने से कोई मतलब चलेगा, समझ में आएगा आपको? नहीं समझ में आएगा। अगर ये कहूं कि महमूद की किताब तो आपको ये जुमला समझ में ठीक से आ जाए कि ये किताब किसकी है? महमूद की है। आगे बढ़ते हैं, अलामाते फाली, वो हुरूफ जो फाइल और मफूल के दरमियान आता हो। गौर से समझिए आप, ये क्या है? वो हुरूफ जो फाइल और मफूल के दरमियान आता है। फाइल काम करने वाला, मफूल का मतलब क्या है? जिस पर इस काम का असर हो, इसको क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। ने अलामाते फाइली है, क्या है? ने क्या है? अलामाते फाइली है। आप मिसालें भी देख लीजिए, अलामाते फाइली की मिसालें देख लीजिए। खालिद ने रोटी खाई, अम्मी ने मुजीब से कहा, उस्ताद ने सबक पढ़ा। तो इसमें क्या है? ने क्या है? अलामाते फाइली है। देखिए यहां पर हमारा सबक खत्म होता है। मैं आपको घर का काम दे रही हूं, उम्मीद कर रही हूं कि गुज़िश्ता क्लास का होमवर्क आपने लिखा होगा, अपने उस्ताद से करेक्शन भी करवाया होगा या अपने वालिदैन से करेक्शन करवाया होगा। आज का होमवर्क लिख लीजिए, खाना काबा की तारीख पर मालूमात इकट्ठा कीजिए। इन मुहावरों के मानी लिखकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शमा रोशन करना, पहरे बिठाना, लोहा मनवाना, कसर न छोड़ना। एक जुमला मैं बोलूं कसर न छोड़ने के बारे में। मैंने ये सबक को आपको समझाने में कोई कसर न छोड़ने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि आपने समझने में भी कोई कसर न छोड़ने की कोशिश की होगी। आगे देखिए, आप ये होमवर्क नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज की एक क्लास खत्म होती है और आपकी उर्दू ज़बान अव्वल निसाबी किताब नौबहार अदब का दूसरा सबक बेहतरीन फैसला भी मुकम्मिल होता है। मैं महनाज माई आप सबसे रुखसत की इजाज़त तलब करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। महनाज माई हेडमिस्ट्रेस इंचार्ज BBMP हाई स्कूल ब्रॉडवे शिवाजी नगर बैंगलोर 51।